बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। 3-4 बड़े अहम सवालात हैं आम लोगों के, जो अक्सर लोगों के जहन में आते हैं। उन सवालात का अपने तौर पे तज्जिया भी करूंगा, जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। नंबर एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लोगों के आम जहन में आता है कि मरियम नवाज जो मर्जी इदारों के खिलाफ बोल ले, मरियम नवाज जो मर्जी जजेस के खिलाफ बोल ले, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो इस पर एक अच्छी खबर है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करता हूं। उसके अलावा एक और न्यूज जो जियो न्यूज ने न्यूज शेयर की है वो ये है जनाब कि मरियम नवाज की जो तबीयत है वो शदीद इस वक्त नासाज है। अच्छा, तीसरा बड़ा अहम तरीन सवाल जो लोगों के जहन में होता है कि ये जो हुकूमती ऐवानों से आवाजें आती हैं और खास तौर पे मरियम नवाज अपनी तकारीर में बार बार कहती है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या खेल है, क्या चक्कर है। मतलब ये चाहते हैं कि इमरान खान को भी बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाए जैसे नवाज शरीफ को ट्रीट किया गया है, जैसे नवाज शरीफ ने क्राइम्स किए हैं वैसे इमरान खान को। तो इस सवाल का बड़ा जबरदस्त जवाब है मेरे पास, वो जवाब भी आपको आज दूंगा। और आज जो अहम तरीन सवाल है जो मुझसे कई लोग जो है वो कल से पूछ चुके हैं, ये जो फैसला आया है 2-3 का जजेस का, 3 जजेस ने जो फैसला दिया है, एक तरफ 90 रोज में इंतखाबात का, और यूं ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं। तो इस पर जो हुकूमती ऐवानों से आवाजें आ रही है, जो वफाकी वजीर कानून है उन्होंने जो है वो कहा है कि ये फैसला 4-3 से आया है और ये फैसला 3-2 का नहीं है, और 4-3 का जो फैसला है वो हम मानेंगे। तो ये इस पर बड़ा अहम सवाल है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है जनाब कि एक तो ये कि शेखुपुरा में, पंजाब में शेखुपुरा में मरियम नवाज के खिलाफ एक दरख्वास्त जमा हो गई है। वो तौहीने अदालत की और तौहीने इदारों की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। उसके अलावा सक्खर में एक दरख्वास्त जमा की गई थी मरियम नवाज के खिलाफ, जब मरियम नवाज ने जजेस हजरात को तौहीन का निशाना बनाया था, जब मरियम नवाज ने जलसे में जजेस हजरात और फैज हमीद के खिलाफ तस्वीर चलाकर जो है वो मरियम नवाज ने ये सब कुछ किया था। तो उस वक्त जो सक्खर के पीटीआई के सदर थे अली बाबर, जहीर बाबर, माफ कीजिएगा, जहीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो सक्खर की सेशन अदालत में दरखास्त जमा कराई थी। खुशी की बात यह है कि सेशन अदालत ने न सिर्फ नोटिस जारी कर दिए हैं, मरियम नवाज को खुद 10 मार्च को सक्खर की अदालत में, सेशन अदालत में तलब कर लिया है, नोटिस जारी हो गए। तो मरियम नवाज को सक्खर में 10 मार्च को पेश होना है सेशन जज के सामने कि ये तौहीन अदालत और तौहीन इदारों की जो तौहीन की है मरियम नवाज ने, इसका जवाब देना, और फिर इस पर केस चलेगा और फिर इस पर फर्द जुर्म आयद होती है नहीं होती वो बात की बात है। लेकिन चले जी, यहां तक तो बात आई ना कि मरियम नवाज को कम से कम अदालत ने बुलाया तो सही, मरियम नवाज को कम से कम पूछा तो जाए कि तुम्हारी जबान इतनी लंबी कैसे है और क्यों है। तो बहरहाल बाकी फैसला क्या हो सकता है वो तो खैर जज साहब ही बेहतर जान सकते हैं, अंदाजा लगाना क़ब्ल वक्त है। लेकिन इसके बाद आप ये देखें, आज जियो न्यूज एक खबर चलाता है कि मरियम नवाज की शदीद तबीयत जो है वो नासाज हो गई है, और मरियम नवाज को शदीद गले में दर्द भी है, और मरियम नवाज को तेज बुखार है, जिसपे मैंने ट्वीट भी किया कि यार जियो न्यूज वाले हमेशा मैडम मरियम नवाज के साथ ज्यादती करते हैं। जियो न्यूज वाले ये नहीं बता रहे अवाम को कि मरियम नवाज को कल जो फैसला आया है कि 90 रोज में इंतखाबात होने पाकिस्तान में, सूबाई असम्बलियों के दोनों सूबाई असम्बलियों के, तो उस फैसले के बाद से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मुबैना तौर पर मेरे पास इत्तलात है कि मरियम नवाज को जाती उम्रों में बाकायदा मिर्गी के दौरे पड़े। तो अब ये खबर जो है वो जियो न्यूज बता नहीं रहा, तो मिर्गी के दौरे पड़े, हकीमों को तलब कर लिया गया है जाती उम्रा में, और यह खबर जो है वो जियो न्यूज बता नहीं रहा, आधी खबर देता है। तो जियो न्यूज जो है मरियम नवाज साहबा के साथ ज्यादती कर रहा है यहां पर। तो खबर पूरी देनी चाहिए कि मरियम नवाज साहब को कल फैसला आने, मरियम नवाज साहिबा को कल फैसला आने के बाद मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं मुस्तकिल तौर पर, हकीमों को और डॉक्टरों को तलब कर दिया गया है। और आज जो नोटिस जारी हुए सक्खर की अदालत से 10 मार्च को मरियम नवाज की तलब ही है, तो उसके फौरन बाद मरियम नवाज के गले में भी शदीद दर्द शुरू हो गया है, मरियम नवाज को शदीद तेज बुखार भी हो गया, और डॉक्टर्स ने तकरीबन 5 से 6 दिन मुकम्मल बेड रेस्ट की एडवाइस की है मरियम नवाज को। तो ये इस वक्त इनके हालात हैं। दूसरी जानिब मैं आपको अभी बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ के कमर दर्द का वक्त हुआ चाहता है। शहबाज शरीफ का आप अभी कुछ दिनों में सुनेंगे कि जी उनके शदीद कमर में दर्द हुआ है और वो बैरूनी दौरे पे इलाज के लिए किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। तो इस वक्त हालात मुल्क में ये बड़े परेशान है, इस वक्त इनके हाथ से सारी गेम आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है। दूसरी जानिब एक और सवाल, अहम तरीन सवाल जो लोगों के जहन में है,
ये जो मरियम नवाज और हुकूमती ऐवानों से हुकूमती वजीर, ये जो गुलाम है सारे नवाज शरीफ के, जो नवाज शरीफ की चमचागिरी में लगे रहते हैं, वो नवाज शरीफ के लिए बात कहते हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ सलूक हुआ है वही इमरान खान के साथ सलूक होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं। आज मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा और बड़ा अच्छी बात की। देखिए, बिल्कुल होने चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, पूरी होनी चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि नवाज शरीफ को किसी 15-20 फुट कंटेनर पे खड़ा करके धक्का मारो और नीचे गिराओ, जिस तरह इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी होगी। फिर नवाज शरीफ की टांग में उसी जगह पर 4 गोलियां भी लगी होनी चाहिए। जैसे इमरान खान को मारा तो लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी हो सकती है ना। अगर आपने बराबरी करनी है, देखिए करप्शन नवाज शरीफ ने की है, करप्शन इमरान खान ने नहीं की है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपने ये करना है तो ये सारा इमरान खान ने जो इमरान खान को जख्म लगे, इमरान खान ने जितनी तकालीफ सही है, इमरान खान के ऊपर तकरीबन 74 से ज्यादा केसेस है, तो जो नवाज शरीफ के ऊपर जो 4-5 केसेस बने थे, जिसमें 2 केसेस में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है 7 साल की और 10 साल की, तो जो इमरान खान साहब पे 74 केसेस हैं, तो नवाज शरीफ पे भी मजीद 70 केसेस बनाओ, फिर होगी लेवल प्लेइंग फील्ड, जो ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है या ये हुकूमती हल्कों की ख्वाहिश है। तो बहरहाल नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो बटन वापस आ नहीं सकते इस वक्त, और ये जो हालात तय हो गए। वादा करने वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बन नहीं पा रहा मामला, और इमरान खान ने इलेक्शन छीन लिया है इस इंपोर्टेड सरकार के हाथों से। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंपोर्टेड सरकार बिल्कुल राजी नहीं है कि 90 रोज में इंतखाबात हो। बहरहाल एक गुड न्यूज और ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास किया था, और इलेक्शन कमीशन इस बात पर राजी हो गया है कि सदर मुमलिकत से और गवर्नरों से मुशावरत करके तो वो इलेक्शन की अब डेट दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल अपना जो एलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम अगले जो है वो 54 रोज के अंदर इंतखाबात करा देंगे इन दोनों असेंबलियों में। तो ये खुशाइंद बात है, और ये मैं समझता हूं कि जब से इन 11 माह के अंदर अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पॉजिटिव साइन दिया है। लेकिन आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत को हजम नहीं हो सकता। ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाए, कोई ऐसा रीजन हो जाए। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं। देखिए, मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, मरियम नवाज ने कहा था कि जब इसहाक डार ने पेट्रोल पे 50 रुपए इजाफा किया था, तो मरियम नवाज ने बड़ा चीख के कहा था कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत जब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएगा। कहा था, नहीं कहा था? यही कहा था ना। और अब जब 5 रुपए कमी की है इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में, तो मरियम नवाज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और इसहाक डार के गुण गा रही है मरियम नवाज, अब तुम्हारी हुकूमत हो गई है, पहले जो है वो तुम्हारी हुकूमत नहीं थी। तो ये हम सब जानते हैं दोगला म्यार है मरियम नवाज साहिबा का, ये मुनाफिकत है मरियम नवाज साहिबा की। खैर, मुनाफिक तो हमारे पास बहुत सारे। मुझे एक और भी याद आ गया, आसमा शिराजी ने, याद है आपको, ट्वीट किया था डॉलर इमरान खान के दौर में पता नहीं 180 या 170 कोई समथिंग या 186 रुपए का हो गया था। तो आसमा शिराजी ने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब डॉलर, उस टाइप का ट्वीट में चला रहा हूं, वो देख ले आप। आज ये आसमा शिराजी साहिबा कहां है भाई? आज 283 रुपए पे पहुंच गया डॉलर इस वक्त। पाकिस्तान की तारीख में इससे बुलंद तरीन सतह पर कभी डॉलर नहीं पहुंचा था जो आज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया। इमरान खान साहब ने तो बाकायदा यहां तक कहा है आज गुफ्तगू में कि इन्होंने 11 महीने में पाकिस्तान के रुपए को जिबा कर दिया है। जो आज पाकिस्तान की, देखे ना, यही मईशत थी, यही सब कुछ था। इमरान खान ने भी मुल्क संभाला हुआ था। इमरान खान साहब ने इसी मईशत में जो है वो रोजगार प्रोग्राम चला रहे थे। इमरान खान साहब इसी मईशत में इंसाफ सेहत कार्ड प्रोग्राम चला रहे थे। इमरान खान साहब इसी मईशत में एहसास प्रोग्राम चला रहे थे। इमरान खान साहब इसी मईशत में जो मुल्क में डेवलपमेंट हो रही थी सारी, वो इसी मईशत से कर रहे थे इमरान खान साहब। ये एकदम इनके आते ही ये मईशत इतनी तबाह कैसे हो गई? अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनका प्लान जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ जबरदस्ती जानबूझ के ले जाना चाहते हैं, और ये लेकर जा रहे हैं। इनको मुल्क अजीज नहीं है, इनको सिर्फ अपना मफाद अजीज है। इन्हें पता है कि इनकी सियासी जिंदगी मौत का इस वक्त मामला पड़ा हुआ है कि इसके बाद तो सिर्फ इमरान खान होना है। तो ये अब मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये खुद चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद चाहती है कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाए, डिक्लेयर्ड हो जाए दिवालिया। अगर मुल्क दिवालिया डिक्लेयर्ड हो जाता है तो इस सूरत में मुल्क में इलेक्शन तो नहीं हो सकते। जब मुल्क में या तो खाना जंगी हो जाए या मुल्क में दिवालिया हो जाए तो फिर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है कि जी मुल्क की इस वक्त इकोनॉमी की हालत ये है कि इस वक्त हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को, जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे इलेक्शन कराने के भी,
तो ये एक वाहिद रास्ता जो मुझे नजर आ रहा है और ये उसी की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को इस तरफ लेके जाए। ये बेशरम लोग अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने मफाद, अपने केसेस बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए ये मुल्क को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं ले जाएंगे क्योंकि इन्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि इनकी मौत है। आपको मैं बताता हूं, देखिए नवाज शरीफ के जो प्रॉपर्टी है लंदन में, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और जितने भी इनके फ्लैट्स वगैरह को 16-17 फ्लैट्स हैं, जो उसकी अगर कीमत 50 अरब रुपए थी तो आज वो 100 से 150 अरब रुपए हो गई है। वो कैसे हो गई है? क्योंकि आज डॉलर जितनी ऊपर गया है, 283 रुपए का आज डॉलर हो गया है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है ये भी ऊपर आ गई है। तो गरीब आदमी पाकिस्तानी को, जो आम मिडिल क्लास पाकिस्तान में रहने वाला है, उसको तो शदीद नुकसान हो रहा है। उसके पास तो आटा खरीदने के पैसे नहीं है, उसके पास तो दाल खरीदने के पैसे नहीं है। मुर्गी तो कुजा मुर्गी भी 1000 रुपए पे पहुंच गई है, जबकि कारोबार मुर्गी का सारा शरीफ खानदान के पास है पाकिस्तान में। तो अब गरीब आदमी तो तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन ये इनके पैसे डबल ट्रिपल हो गए क्योंकि पैसे इनकी तो चीजें सारी डॉलर्स में है ना, पाकिस्तानी रुपीस। जितना पाकिस्तानी करेंसी गिरेगी उतना इस शरीफ खानदान को और ये जो पाकिस्तान की अशराफिया है उसको उतना फायदा होगा। हालांकि आईएमएफ ने जो शरायत रखी है उसमें वाज़ेह तौर पे आईएमएफ ने यह कहा हुआ है कि पाकिस्तान के गरीब आदमी को आपने सब्सिडाइज करना है, उसको सब्सिडी देना है, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है आपने उस पर टैक्स लगाना है। लेकिन जनाब इनकी तो मौजे ही मौजे हैं, सारा टैक्स गरीब आदमी पे, बिजली पे टैक्स बढ़ा दिया। अभी आपको मैं बता देता हूं, एक और खबर मेरे पास अभी तक पहुंची है कि 8 रुपए मजीद लेवी लगाई जा रही है पेट्रोल पर। तो जनाब ये 5 रुपए कम करके जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज ने किया था ना, वो अभी आपको कल पता चल जाएगा जब मजीद 8 रुपए पेट्रोल और बढ़ जाएगा। तो ये जो बेशरम लोग इसहाक डार को लाने के लिए कहा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है अंसार अब्बासी साहब ड्रामा कर रहे थे। अंसार अब्बासी साहब ने अपने किसी व्लॉग में कहा था कि जी वो हमें इसहाक डार से माफी मांगनी चाहिए और इसहाक डार को वापस लेके आना चाहिए, मुल्क तबाह हो रहा है। मैं चूंकि इसहाक डार साहब से मैं कहता हूं कि उनसे माफी मांगी जाए, इसहाक डार साहब को बुलाया जाए कि जी आए जी देखें कि आप क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की। अब कहां है अंसार अब्बासी? अब क्यों नहीं बोलते अंसार अब्बासी साहब कि आपने माफी दे दी इसहाक डार को? इसहाक डार को जो है प्रोटेक्टिव बेल देकर पाकिस्तान लाया गया। जज साहब ने कहा था इसहाक डार को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसहाक डार साहब पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान आए, खजाने की चाबी उनके हवाले कर दी गई। आज खजाना आप देख लीजिए कि मुल्क में मुश्किल से 2-3 अरब रुपए के रिजर्व, 2-3 अरब डॉलर के रिजर्व बाकी बचे पाकिस्तान के। हम तबाह बर्बाद हो गए। हाँ, आप सबकी जेबें भरी होगी, आपको क्या फिक्र है जी? बातें करा लें आप इनसे, अल्लाह रसूल की बातें करा लें। एनीवे, आखिरी पॉइंट जो एक अहम तरीन नुक्ता है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा मैंने यहां लिख रखा है, उसको थोड़ा आपको समझाता हूं कि जनाब ये जो हुकूमती ऐवानों से हुकूमती वजीर और ये जो खास तौर पे हमारा वजीर कानून फैसला आने के बाद से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे आजम नजीर तारर साहब, वो ये कहते हैं कि 4-3 का फैसला आया है। तो जनाबे वाला ये है क्या चक्कर? बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर चुके हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए हम सब जानते हैं 9 रुकनी बेंच बनाया था उमर अता बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। उस बेंच में कौन कौन शामिल था उसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उस बेंच की। उसके बाद जस्टिस याहिया आफरीदी साहब थे उस बेंच में। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब उस बेंच में शामिल थे। उसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उस बेंच में शामिल थे। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच में शामिल थे। उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब उस बेंच में शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में शामिल थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उस बेंच में शामिल थे। अच्छा, उस बेंच में ये 2 जज हजरात थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को ये नोट लिख कर दिया था कि हम अपना फैसला जो है वो चीफ जस्टिस के पास भेजते हैं, बेंच का फैसला। और उन्होंने ये कहा था कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए इस पर। बहरहाल उन्होंने अपना जहन भी वाज़ेह कर दिया था, जिसपे चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि जी चूंकि इन 2 जज साहिबान ने अपना जहन वाज़ेह कर दिया फैसले के मुताबिक कि एक तो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के फैसले जहन के मुताबिक वो ये कहते थे कि क्यों ना दोनों असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए, और दूसरा जस्टिस याहिया आफरीदी साहब वो ये चाहते थे उनके मुताबिक कि जी इस मामले को जो है वो क्यों ना कौमी असम्बली में भेज दिया जाए। या बहरहाल उन्होंने अपना जहन वाज़ेह कर दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की बजाय उस बेंच को तोड़कर
5 रुकनी बेंच बना दिया था। उस 5 रुकनी बेंच में 5 रुकनी बेंच ये बनाया था, और दूसरा 2 जजेस और थे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। अच्छा, उन दोनों जजेस ने, जो चीफ जस्टिस के मुताबिक चीफ जस्टिस ने बताया कि उन दोनों जजेस हजरात ने, चूंकि मरियम नवाज ने, आपको याद है कि मरियम नवाज ने इन दोनों जजेस हजरात का नाम लेके इनकी तस्वीरें चलाई थी जलसे में, तो बहरहाल इन्होंने अपने आप को उस बेंच से खुद अलग कर लिया और चीफ जस्टिस को लिख के दे दिया कि जी हम इस बेंच से अलग होना चाहते हैं, इस बेंच में हम शामिल नहीं होना चाहते। तो वो दो जजेस भी जो उस बेंच से अलग हो गए थे। अब 5 रुकनी बेंच बना दिया गया था चीफ जस्टिस की सरबराही में। मैंने अपने पुराने ब्लॉग में जिस दिन एक दिन पहले एक तुक्का लगाया था, मैंने आपको कहा था तुक्का लगाते हैं क्या फैसला हो सकता है, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि 2 जजेस जो है वो 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, वो उनके रिमार्क से ऐसा लगता है कि वो एक तरफ है, और जो दूसरे 2 जजेस हैं जस्टिस जमाल खान मधुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो दूसरी तरफ है। और मैंने ये कहा था फैसले से एक दिन पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो भी फैसला करेंगे तो फैसला उसी पलड़े में जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि फैसला जो चीफ जस्टिस ने भी 90 रोज में इंतखाबात कराने का फैसला दिया, और इसी तरह से जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इसी फैसले की हिमायत की, इसी तरह से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इसी फैसले की हिमायत की, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर इख्तलाफी नोट दिया था। अब ये जो 4-3 का फैसला ये कह रहे हैं कि जी वजीर कानून साहब ने जैसे बाहर आते कहा कि जी 4-3 का फैसला हुआ है, वो ये कहते हैं क्योंकि देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट के फुट नोट में नीचे आखिर में ये लिखा है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी वो भी इख्तलाफ करते थे इस फैसले से। तो बहरहाल वो नोट में उन्होंने लिख दिया, हालांकि ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं, बहरहाल ठीक है उन्होंने लिख दिया। तो जनाब वो ये समझ रहे हैं कि वो भी इस बेंच का हिस्सा है, उनके नोट लिखने के बाद और उनका फैसला भी काउंट किया जाए। तो वो ये कहते हैं, कौन, ये वजीर कानून साहब और ये हुकूमती वजीर ये कह रहे हैं कि जनाब एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब जो बेंच में शामिल थे, उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये 4 लोगों का जो फैसला है वो चूंकि इनसे इख्तलाफ करता है इन 3 लोगों से, तो ये फैसला 4-3 का फैसला है। अच्छा, अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि चले आपने जब उन 2 जजेस को जिनको जो बेंच में शामिल नहीं थे, देखिए ना 4 जजेस थे, जो 9 जजेस में से 4 जजेस बेंच में से शामिल नहीं थे और बेंच छोड़ दिया गया था, और जो चीफ जस्टिस ने नया बेंच बनाया था उसमें वो 4 जजेस नहीं थे। कौन? जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये 4 जजेस बेंच में शामिल नहीं थे। लेकिन अब चूंकि ये वजीर कानून और हुकूमती वजीर जो है वो ये कह रहे हैं कि जी 4-3 का फैसला है, वो 4-3 का फैसला ऐसे है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक पेज पर थे। तो भाई इस हिसाब से तो फिर आप उन 2 जजेस को क्यों भूल रहे हैं? कौन से 2 जजेस? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। तो वो भी फिर अगर आप उनको काउंट करेंगे तो जनाब मान लें आप, वो फिर 9 रुकनी बेंच का फैसला, तो ये 9 रुकनी बेंच का फैसला तो हो जाएगा 5-4 से। वो कैसे 5-4 से फैसला हो जाएगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब एक साइड पर, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जस्टिस मंदुखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक साइड पे, मतलब 4-4 एक साइड पे थे। तो अब चीफ जस्टिस ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का जो फैसला किया है, तो ये फैसला तो हो गया 5-4 से। तो अब बात समझ आइए आपको, वो जो 4-3 का जो बात कर रहे हैं ये जो हुकूमती वज़रा और खास तौर पे वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब, तो बहरहाल ये सारी चीजें आप सबके सामने खुशखबरी ये है, मुझे बहरहाल बेसब्री से इंतजार है 10 मार्च का, जब मरियम नवाज साहिबा अदालत में पेश होंगी। मुझे नहीं मालूम होगा क्या, मुझे लगता भी नहीं है कि कोई कार्रवाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता नहीं है कि हो सकता है माफी दे दी जाए। वो अदालत की सवाबदीद है और कानून और आइन के मुताबिक जो भी होगा मोहतरम जज साहिबान जो है वो इस पर अमल करेंगे। लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि मरियम नवाज को अदालत में तलब कर लिया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।